गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में पढ़ लिया है और आज हम एक नए वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर या मुग़ल शासन। मुग़ल वंश की हम बात कर रहे हैं तो आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि कौन है मुग़ल और मुग़ल वंश का स्थापना किसने की या कब ये आया। तो इसके अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1526 ईस्वी में मुग़ल एम्पायर या मुग़ल वंश की नींव रखी और 1857 तक ये वंश जो है इंडिया में रहता है। कौन से वंश की बात कर रहे हैं हम? गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। और गुलाम वंश के शासक की अगर बात की जाए तो इसका संस्थापक की बात की जाए, संस्थापक का नाम है बाबर। आप ये वही बाबर है जो हमने आपको लोधी वंश में बताया था कि लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को हरा देता है, पराजित कर देता है कौन? बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन हरा देता है? बाबर हरा देता है इब्राहिम लोधी को। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। बाबर वर्सेस, आपको पता होगा, एक और बार बता दूं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर विजयी होता है, लोधी साम्राज्य खत्म हो जाता है और एक नया वंश आता है जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर, और वो सदियों तक राज करता है इंडिया पर। क्लियर है बात? तो हमने आपको बताया बाबर के बारे में। इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि हम इसकी बायोग्राफी में हम देखेंगे। तब बाबर को पढ़ाएंगे तो फिर हम देखेंगे बाबर के बारे में। और अभी हम फिलहाल में बस इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530 तक है। देखिए, जो संस्थापक होते हैं ना, मैंने मध्यकालीन हिस्ट्री को बड़े बारीकी से देखा है, तो मैंने जितने राजाओं को देखा, जितने संस्थापकों को देखा, उन सबकी जो है शासन करने की पद्धति, टाइम पीरियड 5 साल, 4 साल, 6 साल तक ही रहा है। आप देखिए किसी को भी उठाकर, मैंने अगली वीडियो में बताया भी था ऐसे ही। इसमें बात करें हम, बाबर इतना महान योद्धा और एक एम्पायर बनाया, मुग़ल वंश, मुग़ल साम्राज्य बनाया, और वो भी 4 साल तक राज कर पाया। 1526 में राजा बनता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी राजधानी क्या रहती है? आगरा। इनकी राजधानी दिल्ली नहीं है, क्योंकि राजधानी आगरा कौन लेकर आ गया था? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद जो लोधी वंश का अगला शासक हुआ इब्राहिम लोधी, उसको पराजित कर देता है बाबर, और बाबर राजा बन जाता है या एक नए वंश की स्थापना करता है, नींव रखता है, जिसका नाम है मुग़ल वंश। तो प्रथम शासक और संस्थापक के बारे में आपने देखा बाबर है, और फिर हम इसके बारे में दूसरा देखते हैं। इसके बाद कौन आता है? फर्स्ट हो गया, देन सेकंड की बात करें हम तो हुमायूं। हुमायूं की कहानी ऐसी है कि मरते गिरते जो है ये, मतलब चलते फिरते गिरता रहता है और आखिर में ये मर जाता है। इनको जो विरासत में बाबर ने इतना बड़ा साम्राज्य दिया, इंडिया दिया पूरा, उसको ये संभाल नहीं पाते हैं। तो मैं बता दूं, इनका टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड है इनके। एक तो 1530 से लेकर 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। और 1540 में शेर शाह सूरी नाम का एक व्यक्ति इनसे युद्ध करता है और इनको युद्ध में हरा देता है, और भैया हुमायूं आगरा को छोड़कर भाग जाते हैं। आगरा को छोड़कर हुमायूं भाग जाते हैं और जो है सिंध में जाकर शरण लेते हैं। और भैया वहाँ से फिर कुछ टाइम बाद ये कूटनीति बनाकर सोचते हैं कि मुझे वापस अटैक करना चाहिए, और ये बहुत सालों बाद आते हैं और फिर युद्ध करते हैं। तो 1555 में ये बैक मारते हैं। 1555 में दोबारा गद्दी पर बैठ जाते हैं और 1556 में इनकी सीढ़ियों पर से गिरने से मृत्यु हो जाती है। ये दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी में जो है किताबें पढ़ने का इनको शौक था। ये किताबें पढ़ रहे थे तो किताबों को नीचे सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे, और सीढ़ियों से उतरने में ही इनका पैर स्लिप हो गया और भैया इनकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की।
तो हुमायूं का जो समय काल देखा जाता है वो गिरते पड़ते ही देखा जाता है, ये सही से शासन नहीं कर पाते हैं। और इनके बाद में इनका पुत्र आएगा, इनका बेटा आएगा, जिसको द ग्रेट किंग ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है, जिसका नाम है अकबर या मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर को ग्रेट किंग कहा जाता है, महान शासक कहा जाता है। उसने जो इंडिया के अंदर जिस कूटनीति से, जिस दिमाग से, जिस बुद्धि से शासन किया इंडिया पर, वो बेहद ग्रेट माना जाता है, महान माना जाता है। सब लोगों को मिलाकर चला, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिया, और जिन लोगों से लड़ने के बिना काम चलाना था उनसे विवाह के संबंध बना लिए, राजपूतों को अपनी तरफ मिला लिया और एक अलग कूटनीति के साथ इंडिया पर राज किया। तो 2 शासक हो गए। पहले की हमने बात की बाबर की, 1526 से लेकर 1530 4 वर्षों तक ये राज करते हैं। उसके बाद में हुमायूं 30 से लेकर 40 तक रहते हैं, फिर 55 से 56 तक रहते हैं। और अब आएंगे तीसरे पर, जो है अकबर बादशाह, जिनको कहा जाता है अकबर बादशाह, जिनका शहर है फतेहपुर सीकरी। उन्होंने फतेहपुर सीकरी बनवाया। अकबर बादशाह ने, इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1556 में ये 13 वर्ष की उम्र में राजा बन जाते हैं। और इनका एक संरक्षक है बहरम खान, जो कि सारी चीज़ों को देख रेख कर रहा होता है। क्लियर है बात। बहरम खान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है और सारी कहानियाँ उसके ही नेतृत्व में रहती हैं, इनकी 18 साल की उम्र तय करने तक। मतलब ये 13 साल की उम्र में ही अकबर बादशाह राजा बन जाते हैं, और ये राजा रहते हैं 1605 ईस्वी तक। क्लियर है बात। 1605 ईस्वी तक अकबर बादशाह जो है राजा रहते हैं, किसके? मुग़ल एम्पायर के, मुग़ल साम्राज्य के। और मुग़ल साम्राज्य को इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि आज के हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, और उत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे हम दक्षिण तक जाएं तो अधिकांश एरियो पर इनका आधिपत्य मिलता है। म्यांमार भी इसी में शामिल था, नेपाल भी यही था। इतना बड़ा अखंड भारत बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो अकबर ने किया। अकबर ने बहुत बड़ा भारत को बनाया या अपने अंदर शामिल किया, और बहुत अच्छे से कूटनीति के साथ शासन किया। इन्होंने हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जजिया कर ख़त्म कर दिया, तीर्थ यात्रा कर ख़त्म कर दिया, और कहा कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और सबको बराबर का दर्जा दिया अकबर ने। इसके बाद हम बात करें चौथा शासक कौन आएगा, तो चौथा शासक आएगा जहांगीर। इनके एक एक शासक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम प्रेजेंट में आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मुग़ल एम्पायर में कितने राजा आए और किसने क्या क्या किया है, क्या क्या किया है, उसका टाइम पीरियड क्या रहा, बस हम यही देखेंगे। तो जहांगीर की बात की जाए तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर राजा रहते हैं। और इनके बाप और इनके परदादा बाबर और अकबर, इनके बाप, इनको इतनी सारी रियासत दे गए कि बस इनको सिर्फ यही करना था कि तुम इसी को संभाल लो तो बस गनीमत है। कहते हैं ना आज भी कि किसी के बाप ज़्यादा अमीर होते हैं तो कहते हैं कि भैया तेरे बाप ने जिसको दिया है ना, बस तू इसको ही संभाल के रख, तू तो वैसे ही करोड़पति है। जैसे खेत मिला होता है 10 बीघे 20 बीघे 30 बीघे, भैया तू खेत को बेच कर मत खा, तू बस इसी को संभाल के रख, यही गनीमत है। तो इनसे भी कह दिया कि भैया आप शासन वासन को ज़्यादा ना करें, हमने बहुत कर लिया है, अकबर ने सब कर लिया है, तुम तो बस आराम से मौज करो और खाओ पियो और बस ठीक है। इसके बाद जो राजा आएंगे बताएंगे इसके बारे में। जहांगीर ने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो राजा आएंगे उसका नाम है शाहजहाँ, या इनका नाम तो है खुर्रम, लेकिन वो उपाधि जिस नाम से वो गद्दी पर बैठे उनका नाम रखा गया शाहजहाँ, सारे जहाँ का सुल्तान, ये सारे जहाँ का मालिक। और इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1627 से लेकर ये जो है 1657 तक राज करते हैं। और इन्हीं ही भैया यही राजा है शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनवाया, जो कि इंडिया की आज बहुत बड़ी शान देखी जाती है। इंडिया की शान है ताजमहल, अजूबा है ताजमहल, जिसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। और भैया ये आशिक भी थे और बेपनाह मोहब्बत भी करते थे अपनी बेगम से, जिसका नाम था मुमताज़ महल। उसकी याद में साहब ने बहुत सारा मुग़ल एम्पायर का पैसा लगा दिया और एक खूबसूरत इमारत बना के तैयार की, जिसको आज सदियों बीत गई हैं, उसका अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और वो अद्भुत एक निर्माण है शाहजहाँ के टाइम पीरियड का।
और भैया मैं आपसे कहूं कि इन्होंने ही जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई, और अधिकांश इमारतें जो बनी हैं वो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में ही बनी है। क्लियर है बात। तो मैंने आपको मुगल एम्पायर के, ये जो है मुगल एम्पायर के पुख्ता और मजबूत शासक हैं। इनके बाद में जो आएंगे उसका नाम है औरंगजेब। और औरंगजेब तो भैया बेहद ही कट्टरपंथी या महान है, या हम जिसे कहें कि उन्होंने जो अपना शासन को बढ़ाया, उन्होंने अपने शासन को अकबर से भी ज़्यादा बढ़ाया है। औरंगजेब पर कहीं कहीं सवाल उठते हैं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, या औरंगजेब ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि औरंगजेब की सेना में अधिकांश हिंदू थे। जितने ही मुगल एम्पायर निकल गए हैं या आएंगे, जितने भी शासक निकल गए हैं या आने वाले शासक हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अगर हिंदू सैनिक थे तो वो औरंगजेब के सेना में थे। मतलब औरंगजेब की सेना में सबसे ज़्यादा संख्या किनकी थी? हिंदुओं की थी, औरंगजेब। और मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब में मनसबदार जो हुआ करते थे, या मैं आपसे कहूं औरंगजेब के जो मनसबदार थे उनमें अधिकांश संख्या हिंदुओं की थी। ऐसा नहीं है कि उसके इतिहास को अलग तोड़ा मरोड़ कर पेश किया जाता है, ये घटनाक्रम अलग है। जब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको फिर इनके बारे में भी डीपली बताया जाएगा। इनके टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड है 1657 से लेकर 1707 तक। 1707 तक ये राजा रहते हैं और 1707 तक मुगल एम्पायर इतना पुख्ता हो जाता है। मैं आपसे कहूँ कि ब्रिटिशर्स भी इंडिया में इस वक्त आ चुके हैं, तो ब्रिटिश को भी खरीदने का काम करते हैं औरंगजेब इंडिया से खदेड़ कर बाहर फेंक देते हैं किसको? ब्रिटिश को, और बाद में फिर ब्रिटिश वापस से आ जाते हैं। तो यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है मुगल एम्पायर का, ये जो है पुख्ता राजा मिले हैं। इसके बाद जो आएंगे वो उत्तर के मुगल एम्पायर कहलाएगा, या उत्तर मुगल एम्पायर कहलाएगा, या बाद का मुगल एम्पायर कहलाएगा। तो यहाँ तक मुगल एम्पायर इतना पुख्ता हो जाता है, इन 6 वंशजों ने, इन 6 शासकों ने इतना पुख्ता कर दिया है मुगल एम्पायर को कि उसको उखाड़ कर फेंकना किसी के बस की बात नहीं है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तर में जो आए हुए शासकों के बारे में। तो 6 शासक, और औरंगजेब के बाद में जितने भी शासक आएंगे, जितने भी शासन होना है, उसमें से जो है ये हम कह सकते हैं कि ये काबिल नहीं थे। कौन काबिल नहीं थे? जिस देखिए मुअज़्ज़म राजा बनते हैं औरंगजेब के बाद में, 7वें शासक हैं ये मुग़ल वंश के, जिनको बहादुर शाह फर्स्ट भी कहा जाता है। और 1707 से लेके 1712 तक जो है ये राज करते हैं, या मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। क्लियर है बात। तो बहादुर शाह फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, मुअज़्ज़म की बात कर रहे हैं। इनको साहिब बेखबर भी कहा जाता है, इनको साहिब बेखबर भी कहा जाता है कि इन्हें कुछ खबर ही नहीं है क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पूर्वज बहुत दे गए हैं, अगर कोई कुछ मांग रहा है तो उसे दे दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। कौन कह रहे हैं इस बात को? भैया मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 712 तक ये रहते हैं, 1712 तक ये रहते हैं। इसके बाद जो आएंगे जहांदार शाह, ये 712 से लेकर 13 तक रहेंगे। इनको भैया इतिहासकारों ने नाम दिया लंपट मूर्ख। इनको मूर्ख की उपाधि दी गई कि ये मूर्ख हैं, और इनको मूर्ख इस तर्क पर कहा गया है कि जहांदार शाह तो राजा थे, लेकिन सारा शासन संभालती कौन थी? एक वैश्या चलाती थी शासन को, जिसका नाम था लाल कुमारी, जो है उसका नाम था लाल कुमारी। तो उनका शासन कौन चला रही थी? एक वैश्या चला रही थी, और भाई साहब ये कुछ नहीं कर रहे थे, और इनको लंपट मूर्ख कहा गया है। देखिए एक वैश्या इनके शासन को चला रही है, इसका नाम लाल कुमारी या कुमारी है, और इनको कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इनको मूर्ख कहा गया है। और ये फिर आएंगे इसके बाद में फर्रुखसियर, 1713 से लेके 1719 तक कुछ काम करेंगे, लेकिन इनको कायर नाम दिया गया है, ग्रेड कायर शासक। इनका हमें लड़ना वड़ना नहीं है यार, डरपोक किस्म का बंदा। हमारे पूर्वज अकबर, बाबर, औरंगजेब इतना करके गए हैं, शाहजहां और जहांगीर, तो यार कोई कुछ मांग रहा तो दे दो उसे। अगर किसी नवाब ने या किसी सम्राट ने हम पे अटैक कर दिया, वो अगर डिमांड करे दे दो उसे, कि सर पंजाब मांग, दे दो पंजाब। यार हमारे पास बहुत कुछ तो है, हमारे पूर्वज इतना देकर गए हैं। कायर नाम इनको दिया गया कि ये कुछ नहीं कर सकते। इनका नाम दिया गया साहिब बेखबर, इनको कोई खबर ही नहीं है। इनको कहा गया लंपट मूर्ख, इनको कहा जा रहा है कायर। ऐसे राजा आए हैं मुगल एम्पायर में
औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कि बस आप पूछिए नहीं कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, सारा सब कुछ उन्होंने ख़राब कर दिया। मुग़ल एम्पायर जो अस्तित्व में बनाया, इनके बाप दादाओं ने जो मेहनत की, उन सारी मेहनतों पर पानी फेर दिया उत्तर मुग़ल काल के शासकों ने। ओहो, इनको कहा जाता है, ये आएंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह राजा हैं, इनको कहा जाएगा रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह 1719 से लेकर 1748 तक रहते हैं। ये रंगीले बादशाह मज मौजिया अपनी मस्ती में मगन है, इनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, और इनको 3 चीज़ पसंद है, सुर सुरी सुंदरी। संगीत होना चाहिए और दारू होनी चाहिए मदिरा, और लड़कियां होनी चाहिए, बस काम ख़त्म। और हमारे पास बहुत कुछ तो है ना यार, दे दो यार, लड़ना क्या, किस काम का लड़ना, किसे क्या फ़ायदा। और धीरे धीरे करके एक वक्त वो देखेंगे अभी हम कि मुग़ल साम्राज्य सिमट कर दिल्ली तक रह जाएगा, और आखिरी में अंग्रेज आकर उसको भी छीन लेंगे, और बस कुछ नहीं बचेगा। और जो आखिरी राजा बहादुर शाह जफ़र है, उसको ले जाकर कैदी बनाकर रंगून में भेज दिया जाएगा, जो कि वो सोच भी नहीं सकते सपनों में कि एक मुग़ल एम्पायर के एक शासक के साथ ऐसी मौत उसकी होगी, और वो बर्मा में जाके मर जाता है। आइए साहिब खबर साहब से मिल लिया। अब आएंगे अहमद शाह, जो 48 से लेकर 54 तक रहेंगे। हम बात कर रहे हैं 11वें शासक अहमद शाह की, जो 48 से लेकर 54 तक रहेंगे, और ये भी कुछ खास नहीं करेंगे, सिर्फ नाम मात्र के लिए गद्दी पर बैठेंगे, अपना राज्य तलब करेंगे और अपनी मौज मस्ती पर ध्यान देंगे, काम खत्म। साम्राज्य से हमें कोई कैसा भी मतलब नहीं है। इसके बाद हम बात करें, अगले शासक आएंगे अजुजुद्दीन, जो आलमगीर सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठे। आलमगीर फर्स्ट कहा जाता है औरंगज़ेब को, तो ये आलमगीर सेकंड है। ये आलमगीर सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठे, और इनका असली नाम है या इनका जो ओरिजिनल नाम है वो अजीजुद्दीन है। ये आलमगीर सेकंड के नाम से बैठेंगे। 1754 से लेकर 1758 तक ये राज करेंगे, और 4-5 साल, 2 साल, 3 साल राज करेंगे। तो आपको भी पता है कि क्या काम करेंगे। और इसके बाद में फिर जो अगला शासक आएगा, जिसका नाम है शाह आलम, और शाह आलम जो है 1759 से लेकर 1806 तक शासन करेगा। बहुत लंबे टाइम तक शासन करेगा शाह आलम, लेकिन कुछ खास भी ये भी नहीं कर पाएंगे। और शाह आलम को जो है अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बात, अली गौहर के नाम से भी शाह आलम को जाना जाता है। मैं आसान भाषा में कहूँ कि मुग़ल एम्पायर में औरंगज़ेब के बाद से जितने भी उत्तराधिकारी हुए, जितने भी शासक हुए, वो इतने योग्य, इतने काबिल, इतने सक्षम नहीं थे कि अपने बुज़ुर्गों की दी हुई सल्तनत को संभाल कर रख सके। ये उसको भी गवाते चले गए। इसके बाद बात करें अकबर सेकंड की। अकबर सेकंड ने राज किया 1806 से लेकर 1837 तक। इस टाइम की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर कंपनी का शासन भी उभर कर सामने आने लगा, और वो अपने आप में एक इतना ताकतवर हो गया कि अकबर सेकंड का उनके सामने जो है लड़ पाना या उनके सामने बोल पाना मुश्किल था। बल्कि अकबर सेकंड को तो अंग्रेज़ों ने पेंशन पे रखा हुआ था कि भैया आपको पेंशन मिलेगी हर साल, और आपको ज़्यादा बोलना करना नहीं है, बस पेंशन लो, अपना खर्चा पानी चलाओ, मौज सही तरीके से रहो, और ज़्यादा आपको सोचो वोचो नहीं। इस पर टिके हुए थे। अकबर सेकंड ने ही तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, तभी तो उनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय, क्योंकि अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को जो है अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा और उनको उपाधि दी राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो मुग़ल एम्पायर के 15वें शासक अकबर सेकंड ने उनको राजा की उपाधि दी। इसके बाद में आखिरी शासक आएंगे बहादुर शाह जफ़र सेकंड। कौन आएंगे? बहादुर शाह जफ़र सेकंड। अभी हमने बात की मुअज़्ज़म की, जिसको बहादुर शाह कहा जाता है, और फिर बहादुर शाह जफ़र आ गए सेकंड, और 1837 से लेकर 1857 तक ये रहते हैं। 1857 में देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति होती है, और जितनी भी क्रांतियाँ जगह जगह हो रही होती हैं, सारी क्रांतियों में जो है बहादुर शाह जफ़र को अपना सबसे बड़ा नेता माना जाता है, अपना राजा माना जाता है। उसके नेतृत्व में जगह जगह जो नवाब हैं वो युद्ध करते हैं, और जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया, तत्या टोपे ने युद्ध किया, और मैं आपसे बात कहूँ अवध के नवाबों ने युद्ध किया, और जगह जगह जो युद्ध किया गया, और फिर भी उस युद्ध को हम हार जाते हैं। जो क्रांति विफल रही, टाइम से पहले चालू हो गई। आज़ाद भारत की पहली क्रांति 1857 की क्रांति कहा जाता है, और 1857 में इनको पकड़ लिया जाता है बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों के द्वारा,
और जब इनको अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो फिर इनको कैदी बनाकर रंगून बर्मा में भेज दिया जाता है। बर्मा म्यांमार एक देश का नाम है जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। तो म्यांमार में भेज दिया जाता है और वहाँ इनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और यहाँ से मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब कुछ बचता है तो मुग़लों की बनाई हुई इमारतें, मुग़लों का दिया हुआ इंडिया को तोहफे, या मैं कहूँ विरासत में कुछ धरोहर जो कि आज मुग़लों के नाम को बरकरार रखते हैं। जैसे मैं कहूँ आगरा का लाल किला, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा महल, मैं आपसे कहूँ जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और बहुत सारी इमारतें आज सिर्फ एक नाम संजोए हुई हैं जो कि मुग़लों ने किसी दौर में इंडिया को दुल्हन बनाया था। बस वो ये दिखा रही है कि मुग़लों ने शासन किया और यहीं पर शासन किया, यहीं की मिट्टी में जाकर मिल गए और अपना साम्राज्य कुछ लेकर यहाँ से नहीं गए। जो भी दिया इंडिया को दिया, अपना इसको मुल्क समझा, अपना देश समझा, अपनी ज़मीन समझा और यहीं की मिट्टी में एक दिन दफन हो गए। इसके बाद में जो टाइम पीरियड देखा जाएगा, अंग्रेज़ों का टाइम जो आएगा वो लूट मार का टाइम होगा। लोगों को दबाने का काम किया जाएगा, मारने का काम किया जाएगा, जबरन काम करने का प्रयास किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, रेप किए जाएंगे, बहुत कुछ उलट पुलट किया जाएगा। और बस वो शासन ऐसा है कि अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा और आपको भी जो उसको पढ़ने के बाद उस पूरे कहानी को शायद रोना आ जाए। तो ये था मुग़लों के शासकों के बारे में। तो जितने मुग़ल शासक हुए सबके बारे में हमने आपको बता दिया है और हम जब अपनी आगे वीडियो लेकर आएंगे तो एक एक मुग़ल शासक के बारे में बात करेंगे और सब के बारे में बताएंगे कि किसने क्या किया और किसकी नीति क्या रही, कौन से टैक्स लगाए गए, सेना में कौन कौन से जाति के लोग रहते थे या कैसे किस किस एरिया को फतेह किया। ये सारी कहानियाँ हम अपनी एक एक शासक की वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा उद्देश्य आपको जो है शासकों के बारे में बताना था। तो मुग़ल एम्पायर के ये सारे शासक रहे हैं। तो आप औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर को ख़त्म ना करें, बल्कि आप देख लें कि यहाँ तक मुग़ल एम्पायर रहे हैं 1857 तक। तो आप हमें इजाज़त दें और पढ़ाई घर से करें। और कोई अगर आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, अपनी बात को हम तक पहुँचाने का प्रयास ज़रूर करें।